हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर्स टेक इट इजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम अपने हिस्ट्री मॉड्यूल को आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ वजहों से मैं बाहर था, इसलिए बीच में क्लास आपकी 3-4 दिन डिस्टर्ब रही, तो हम इसे रिज्यूम करते हैं। और जो मैंने एंड किया था वो दुर्भाग्य से मैं वहाँ एंड नहीं करना चाहता था, बट वीडियो कुछ ही किसी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से एंड हो गया था। तो जो एंड हुआ था उसमें ये हुआ था कि मीर जाफर को हटा के बंगाल का नवाब मीर कासिम बनाया गया था। उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाती है कंपनी, तो चूंकि मीर कासिम कंपनी के रहमो करम पे नवाब बना है, तो वो क्या करता है कि कंपनी को बेनिफिट देता है। और बेनिफिट क्या देता है कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का जमींदारी राइट कंपनी को दे देता है। ठीक है, तो जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो क्या करता है, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का जमींदारी राइट ब्रिटिश कंपनी को दे देता है। उसके अलावा वो वार कंपनसेशन वगैरह भी देता है। ठीक, अब हुआ ये कि धीरे धीरे जो कंपनी है वो अपनी डिमांड बढ़ाती चली जाती है और मीर कासिम इससे परेशान हो जाता है। तो मीर कासिम एक काम और करता है कि भाई, ये जो फर्रुखशियर ने 1717 में गोल्डन फरमान दिया था, जिसमें ये था कि बंगाल रीजन में और दक्कन में, गुजरात में, जब हम बंगाल उस समय बोलते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल हो गया। उस रीजन में जब ब्रिटिश कंपनी ट्रेड करेगी तो इंटरनल उनको टैक्स नहीं देना होगा। तो मीर कासिम ने काम किया कि ये बेनिफिट हम इंडियन ट्रेडर्स को भी दे देते हैं। इससे ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के बीच थोड़ा विवाद हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम इक्वल हैं। भाई, वो अगर ब्रिटिश व्यापारी, भारतीय व्यापारी, वो कह रहे थे कि ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में समानता हो ही नहीं सकती है, तो जो बेनिफिट्स हम उठा रहे हैं वो आप इनको कैसे दे सकते हैं। हालांकि इससे मीर कासिम को नुकसान ही होना था, लेकिन उसने कहा कि जब हमारे राज्य में विदेशियों को जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो हमारे लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो आंतरिक कर से जो राहत है वो ब्रिटिश व्यापारियों को है, तो भारतीय व्यापारियों को भी रहेगी, जिसका विरोध किया ब्रिटिश कंपनी ने। यहां से एक विवाद गहराया। दूसरा उसने क्या किया कि बिना ब्रिटिश से पूछे ही, कंपनी से पूछे ही, उसने ब्रिटिश के षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी कैपिटल का भी ट्रांसफर कर दिया। और कैपिटल का ट्रांसफर किया वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, ताकि वो ब्रिटिश के षड्यंत्र से दूर रह सके। इससे भी थोड़ा खटपट पैदा हुई और धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी ने रियलाइज किया कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति है और इसके रहते हुए हमारी ज्यादा दाल नहीं गलनी है। तो मीर कासिम को सत्ता से हटा के फिर से मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया गया। तो हो क्या रहा है आगे कि मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम को पद से हटाया गया तो मीर कासिम ने ये देखा कि मेरी तरह गए गुजरे और कौन से लोग हैं जिनके साथ इसी तरह का सलूक या बर्ताव हुआ हो, क्योंकि आपकी पीड़ा को बेहतर ढंग से वही समझ सकता है जो उस पीड़ा से गुजरा हो। तो मीर कासिम को पता चला कि मेरे जैसे 2 लोग और भी हैं। वो कौन है 2 लोग? वो है आपका अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तो मीर कासिम ने क्या किया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में एक गठबंधन किया और एक ज्वाइंट एफर्ट के थ्रू उसने कहा कि हम लोग, यानी मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम सेकंड, मिलके हम लोग मुकाबला करते हैं किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहां से जो शुरुआत होती है उसी युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध 16 अक्टूबर 1764। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इन तीनों की जो संयुक्त सेना है उसको ब्रिटिश कंपनी ने बहुत इजीली डिफीट दिया। तो इन लोगों की पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत आसानी से इस युद्ध को जीता। ठीक, इसमें जो ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो लीडर का नाम है हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब हुआ क्या? इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने
ये तय किया कि अब हम लोग इनसे अलग अलग संधि करते हैं और संधि के माध्यम से जो बेनिफिट लेने हैं वो हम ले लें। तो चाहे हम युद्ध करें चाहे संधि करें, उद्देश्य तो बेनिफिट ही है ना। तो हुआ ये कि इस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि जिसे हम लोग कहते हैं। ये इसमें दो ट्रीटी हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक है, तो ये आपकी इलाहाबाद की प्रथम संधि है और ये आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि है। तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ होती है, विद शाह आलम सेकंड। और जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है वो मुगल अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ होती है। इसमें होता क्या है, इसमें ब्रिटिश कंपनी शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट प्राप्त कर लेती है। क्या मिला इसमें, शाह आलम सेकंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया। और क्या प्राप्त किया, दीवानी राइट। कहां का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट प्राप्त कर लिया ब्रिटिश कंपनी ने। ये दीवानी राइट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, दीवानी राइट का मतलब है तीन चीजें मिलनी है उसमें, प्रशासन का अधिकार, सिक्का ढालने का अधिकार, कर लगाने और कर वसूलने का अधिकार। द राइट ऑफ imposing tax and collecting tax, the right of minting coins and the right of administration. These three are collectively known as दीवानी right. ठीक, अगर इसमें सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो द राइट ऑफ imposing and collecting tax, कर लगाने और वसूलने का अधिकार। ये तीनों ही जो अधिकार क्षेत्र होते हैं चूंकि ये सरकार के होते हैं और ये तीन दीवानी राइट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी को मिल गया, दैट मीन्स इन पर्टिकुलर रीजन में जो ब्रिटिश कंपनी है वो सरकार की हैसियत रखने लगी। ठीक, और बदले में शाह आलम सेकंड को क्या दिया, बदले में देखो शाह आलम सेकंड को क्या दिया, शाह आलम सेकंड को इसके बदले में भाई दीवानी राइट तो लिया कंपनी ने, दीवानी राइट किसको मिला, ये मिला कंपनी को। और शाह आलम सेकंड को क्या मिला, शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो कि पहले अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास था, तो अवध के नवाब से लेकर इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र उसे दे दिया गया। और कंपनी ने कहा कि हम आपको एक साल में 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया करेंगे पेंशन के रूप में। तो क्या मिला इनको, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला प्लस 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्या देगा, पेंशन मिलेगी। ये हुआ आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 ऑफ अगस्त 1765। और इस ट्रीटी को जो साइन करने वाला था वो क्लाइव था। ध्यान रखना है क्लाइव का कार्यकाल भारत में 2 बार है, 1757 से 60 और 1765 से 67। ये हमने देखा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो पहली वाली हुई। दूसरी वाली में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो सुजाउद्दौला के साथ हुई, इसमें यह हुआ कि उससे पहली चीज तो 50 लाख रुपए हर्जाना लिया गया, वार कंपनसेशन लिया गया। ब्रिटिश कंपनी ने कहा तुम्हारी वजह से हमको युद्ध लड़ना पड़ा तो 50 लाख रुपया हमको दो। और इसके साथ जो ट्रीटी साइन की गई उसको कहा जाता है इट वाज अ काइंड ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये एक तरह की सहायक संधि थी। तो ध्यान रखना है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य है वो अवध है, वही जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है इसी को आप कह सकते हो सब्सिडरी ऑफ अलायंस। लेकिन जब नाम लेके पूछे कि वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो आपका हैदराबाद हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, सुजाउद्दौला से क्या कहा गया कि पहली चीज कंपनी ने क्या लिया, कंपनी ने इससे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया और वो क्षेत्र किसे दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया। तो कहीं ना कहीं अवध के क्षेत्र और बंगाल और जो मुगल सम्राट है उनके बीच टेंशन भी पैदा कर दी, क्योंकि हमारा क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी ने लेके मुगल सम्राट को दे दिया। देना था तो ब्रिटिश अपने पास से देती। दूसरा,
इनसे कहा गया कि आप सब्सिडरी अलायंस पर साइन करिए। सब्सिडरी अलायंस साइन करने का मतलब है क्या, उसमें मतलब है आपको अपनी आर्मी, जो स्टैंडिंग आर्मी है जो भी, आपको उसको क्या करना है, खत्म कर देना है, नहीं रखना है। दूसरा, आपके दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो ये देखेगा कि आपने जो हमसे वादे किए थे दोस्ती के, संधि के, वो आप निभा रहे हैं कि नहीं, उसको कहा गया ब्रिटिश रेजिडेंट। तो पहली चीज, आप 50 लाख रुपए जुर्माना दीजिए। दूसरी चीज, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दीजिए। तीसरी चीज, सेना को भंग कर दीजिए। चौथी चीज, आप कोई भी कूटनीतिक संबंध हमारे बिना परमिशन के नहीं बनाएंगे। पांचवी चीज, आप किसी विदेशी को ब्रिटिश कंपनी की अनुमति के बिना नौकरी पे नहीं रखेंगे। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है कि हाँ, आपके दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट कहा गया वो नियुक्त किया जाएगा। और ब्रिटिश कंपनी ने कहा ये आपके आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं देगा, लेकिन शायद ऐसा कभी हुआ नहीं कि उसने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना दिया हो। तो जब आपके पास सेना रखने का अधिकार खत्म हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन आप नहीं बना सकते हैं, किसी विदेशी को नौकरी नहीं रख सकते हैं, खुद की सेना नहीं है, और तो नवाब कहेगा अगर कल को हमें कोई खतरा हुआ तो सुरक्षा हमें कौन देगा। तो ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि हम आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेट से आपको सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, तो फिर आपको सेना रखने की जरूरत ही क्या है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेना हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, इसका खर्च आपको देना पड़ेगा। तो देखिए कितने होशियारी से अपनी सेना का खर्च जो ब्रिटिश हितों को पूरा करती है, उस सेना का खर्च सब्सिडरी अलायंस के नाम पे या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे वो भारतीय शासकों से ही वसूलने लगे। और क्या कहा अवध के नवाब से कि देखो तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है, प्राइमरी है, इसलिए हम नहीं चाहते आपको कोई खतरा हो, तो आपकी सुरक्षा के लिए हम सेना यहीं पे रख दे रहे हैं, बस इस सेना का खर्च आप दीजिए। तो सेना ब्रिटिश हितों को पूरा करती थी, लेकिन खर्च किससे निकाल रही थी, अवध के नवाब से। तो ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद जो सेकेंड हुई वो इसका ये डेवलपमेंट है, ठीक है ना, कि सब्सिडी अलायंस हमने देख लिया और सब्सिडी अलायंस में जो जो चीज थी वो हमने देख लिया। अब तो देखिए बंगाल का जो नवाब है उसको उसने टैकल कर लिया, जो अवध का नवाब है, सॉरी बंगाल जो मुगल सम्राट है उसको टैकल कर लिया, जो अवध का नवाब सुजाउद्दौला उसको टैकल कर लिया। अभी बचा कौन, अभी बचा हमारा बंगाल, क्योंकि 3 लोगों ने युद्ध लड़ा था ना मिलके। तो अब हुआ क्या, आप याद करो कि मीर कासिम जब बगावत करता है ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, तभी ब्रिटिश कंपनी उसे हटा के फिर से मीर जाफर को नवाब बना देती है। और मीर जाफर के बाद उसका जो बेटा होता है नजमुद्दौला, तो नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो बंगाल के साथ देखिए क्या हुआ कि नजमुद्दौला सन ऑफ मीर जाफर, इसको नवाब बनाया गया। और नवाब बनाया किसने, ब्रिटिश कंपनी ने। और ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो पहली वाली हुई, इसमें उसने मुगल सम्राट से लिखवा के ले लिया कि मुगल सम्राट कह रहा है हाँ ठीक है मैं अपॉइंट कर रहा हूं। तो ब्रिटिश कंपनी ने ये क्यों कराया, ताकि जनता को ये लगे कि कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, हमारा नवाब कोई थोपा गया व्यक्ति नहीं है, वो जिस परंपरा से पहले नवाब अपॉइंटमेंट हो रहे थे उसी तरह से हो रहा है। तो मुगल सम्राट से उसने लिखवा के ले लिया कि नहीं, मुगल सम्राट ही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसका, नजमुद्दौला का, जबकि नजमुद्दौला का अपॉइंटमेंट किया किसने, खुद कंपनी ने किया। ठीक, तो एक तो बंगाल का नया नवाब आ गया जिसका नाम है नजमुद्दौला, जो कि मीर जाफर का बेटा है, और उसके नवाब की स्वीकृति ब्रिटिश कंपनी ने मुगल सम्राट से ही ले ली, ताकि जनता की बगावत को भी रोका जा सके, क्योंकि जनता को ये ना लगे कि हमारा नवाब अंग्रेजों का गुलाम है। ठीक, तो इसलिए उन्होंने स्वीकृति ली मुगल सम्राट से। फिर अब देखोगे कि ये कहा गया बंगाल के साथ में कि नो स्टैंडिंग आर्मी, आप कोई सेना नहीं रखेंगे अपने पास। जब सेना नहीं रखेंगे तो कल को खतरा होगा तो सुरक्षा के नाम पे सेना इनके यहां रोक देंगे, और जब सेना इनके यहां रोकेंगे तो इनका खर्च भी इन्हीं को देना पड़ेगा। ठीक, और एक चीज अपॉइंट हुई कि अब जो बंगाल का प्रशासन है वो डिप्टी जो नवाब हैं उनके थ्रू चलाया जाएगा, जो नायब सूबेदार हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा। राइट, तो अपॉइंटमेंट ऑफ टू डेप्यूटी नवाब
बाय ब्रिटिश कंपनी। बंगाल में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 2 उप नवाबों की नियुक्ति, जिसमें बंगाल के लिए जो डिप्टी नवाब आया उसका नाम था मोहम्मद रजा खान, और जो बिहार के लिए डिप्टी नवाब आया उसका नाम था सिताब राय, है ना। तो मोहम्मद रजा खान एंड सिताब राय, ये आपका बंगाल का डिप्टी नवाब है और ये आपका बिहार का डिप्टी नवाब है। तो एक आ गया कि अब जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाएगा वो डिप्टी नवाब के थ्रू चलाया जाएगा। तो देखिए बहुत आसानी से नजमुद्दौला की शक्ति को तोड़ दिया गया। दीज आर टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश कंपनी एंड दे कैन नॉट बी फायर्ड बाय द क्राउन। इनकी जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश कंपनी कर रही है और नवाब उन्हें हटा भी नहीं सकता। यानी वास्तव में प्रशासन का जो अधिकार है वो ब्रिटिश कंपनी के पास है, लेकिन उसको प्रशासन चलाने की जो दायित्व दिया गया वो नवाब को दिया गया। तो नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अथॉरिटी नहीं, कंपनी के पास अथॉरिटी है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसीलिए कहा जाता है इसे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। यानी इस जो बक्सर का युद्ध हुआ इसका जो परिणाम बंगाल में हुआ, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी क्लाइव ने। तो द्वैध शासन का अर्थ क्या है? कंपनी वॉज हैविंग द सोल राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नवाब वॉज हैविंग ऑल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी अथॉरिटी। कंपनी के पास प्रशासन का अधिकार है, प्राधिकार है, किंतु कोई दायित्व तो नहीं है, जबकि नवाब के पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन उसके पास दायित्व ही दायित्व है। इसीलिए इसको कहा गया द्वैध शासन। और द्वैध शासन किसके माध्यम से चलाया जाएगा? डिप्टी नवाब की उससे चलाया जाएगा। तो जनता को यह भी ना लगे कि हमारे नवाब को हटा दिया, तो जनता के अपीजमेंट के लिए नवाब का पद बनाए रखी ब्रिटिश कंपनी, लेकिन नवाब वो अब नाचीज हो गया था, उसका रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसका एक ही था कि उसे बलि का बकरा बनाया जा सकता। बलि का बकरा कैसे? जिम्मेदारियां पूरी करना उससे अपेक्षित था। अगर वो जिम्मेदारियां पूरा नहीं कर पाएगा तो ब्रिटिश कंपनी जनता के सामने कह सकती है कि हमने पहले ही कहा था कि आपके राजा महाराजा और नवाबों को शासन प्रशासन करना आता ही कहाँ है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे थे। जब आप लोग कल्चर्ड वे में जीना सीख जाएंगे, रूल ऑफ लॉ के थ्रू आप गवर्न करना सीख जाएंगे, तो हम चले जाएंगे। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हम जो व्हाइट मैन हैं, हमको ईश्वर ने बर्डन दिया है कि आप जैसे लोगों को जाके सभ्य बनाएं। तो किसी भी तरह का फेलियर होने पे नवाब को दोषी ठहराया जा सकता था, इसीलिए नवाब को बनाए रखे और जनता में कोई रोष ना पैदा हो ब्रिटिश कंपनी के प्रति, इसके लिए भी नवाब का पद बना रहा। ठीक, तो ये था बंगाल का कॉन्क्वेस्ट। अब इन्होंने क्या किया? अब बंगाल का जो नवाब है या अवध का नवाब है जो या मुगल सम्राट है, उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। और चाहे वो अवध हो चाहे बंगाल हो, उनको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो ब्रिटिश कंपनी ने दे दी है। तो अब इन नवाबों को झूठ के लिए भी सही, अच्छा नवाब होने का ढोंग भी नहीं करना है। पहले क्या होता था, अगर नवाब अच्छा नहीं भी होता था तो जन दबाव से उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता था कि जनता के बीच में मैसेज जाए कि नहीं, नवाब हमारी कदर करता है, हमारा ख्याल रखता है। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी ने कहा अगर कोई इंटरनल रेबेलियन होता है, आंतरिक विद्रोह होता है, तो उससे भी हम सुरक्षा देंगे, तो नवाब को ये लगने लगा कि अब हमको डर किससे है, तो हम झूठ के लिए भी नहीं दिखाएंगे कि हम अच्छे नवाब हैं। हाँ, हम बुरे हैं, जनता जो चाहे कर ले, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश कंपनी हमारे साथ है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और इसमें बहुत लोग मारे गए। इस मृत्यु के आंकड़े को छोटा किया जा सकता था अगर कोई वेलफेयर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट पे चलने वाली गवर्नमेंट होती। ना तो जनता का ख्याल ब्रिटिश कंपनी रख रही थी, ना ही जनता का ख्याल बंगाल का नवाब रख रहा था, और जनता इस अकाल के कारण मर रही थी। और इस मृत्यु को रोका जा सकता था अगर वाकई में कोई प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स वाली गवर्नमेंट होती या एडमिनिस्ट्रेशन होता। ठीक है, तो ये हमने अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफ बंगाल की जनता कंगाल होती जा रही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो आपके
एक ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी जूट की, कॉटन की, वो बर्बाद हो गई और उस इंडस्ट्री को उखाड़ फेंका ब्रिटिश कंपनी ने। तो एक तरफ बंगाल के लोग गरीब हो रहे हैं और दूसरी तरफ बंगाल के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी अमीर होती चली जा रही है। और आगे चल के ब्रिटिश कंपनी ने जितना बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पैसा कमाया, इसी पैसे से भारत से वो जितना भी आयात करना है उसको वो इसी पैसे से कर लेती है। और उसको इन्होंने कहा कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पूंजी निवेश है, ठीक। और यही कि बंगाल के पैसा जो कि भारत के अंदर ही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पैसे से ही उन्होंने भारत से कच्चा माल खरीदा और उस कच्चा माल को अपने देशों में भेजा, उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स के रूप में फिर से आके हमको बेच दिए। ये तो कुछ उसी तरह हो गया कि आप दुकान जाएं, दुकानदार के यहाँ पहले चोरी करें, उसी से पैसा ले लें, उसी के जो पैसे का बॉक्स है, और फिर उसी चोरी के हुए पैसे से उसको पैसा देके सामान खरीद लें। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। तो बंगाल विजय भारत विजय के अध्याय की शुरुआत थी। सो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया सीरीज का पहला स्टेट है बंगाल, उसकी विक्ट्री हमने देख ली, ठीक है। सो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।